Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, आप सभी का स्वागत है मिशन 2.0. As you all know that we have started this mission जिसमें हम लोगों ने बहुत important topics of GST पिक किए हुए हैं. And आज की क्लास is going to be very interesting class. And I believe कि CS प्रोफेशनल CS एग्जीक्यूटिव हर बच्चे के लिए, इवन अगर कोई सीए फाइनल सीए इंटर का बच्चा भी हो, तो वो इस क्लास को जरूर एंड तक देखे. एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों का आज जो नॉलेज लेवल होगा दैट विल बी आउटस्टैंडिंग आफ्टर फिनिशिंग अप माय क्लास. बिकॉज आज हम इस क्लास के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेटली आप सबको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास यानी कि आईटीसी स्टार्ट किया था. एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो आईटीसी के अंदर मैंने कहा था कि हम लोगों को 3 सेक्शंस ब्रॉडली पढ़ने होते हैं, 16, 17, 18 ऑफ CGST एक्ट. एंड आउट ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कंप्लीट 16 सेक्शन, as well as we have already covered 17 के अंदर subsection 5 that is block credits, right? And I told you कि remaining sections को आज हम discuss करेंगे along with rules, right? ठीक है जी. तो just to start with, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग रूल 42 43 पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए. ठीक है सर, ठीक है जी. तो जस्ट टू स्टार्ट विद, एक कल की क्लास का मैं एक रिव्यू लेना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन 16 के अंदर 4 सब सेक्शन को डिस्कस किया था और साथ में हमने सेक्शन 17(5) पढ़ा था. आप में से किसी ने भी अगर मेरी कल की क्लास मिस करी है तो वो मैंने अभी डिलीट नहीं करी है, आप उसको ज़रूर देखिए. मिशन 2.0 आईटीसी क्लास 1. एंड आज की क्लास डेफिनेटली उसका कंटिन्यूएशन है, तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा. ठीक है सर, आइए देखिए ज़रा हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, आपको मैं याद करा देता हूँ. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनपुट टैक्स किसको कहते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है. हमें ये भी मालूम है कि ये आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए ही होता है. और इसका मतलब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो डेफिनेटली आपका ये जो चैप्टर है वो आपके किसी काम का नहीं है, प्रोवाइडेड आप रजिस्टर्ड जो होने चाहिए, क्या वो अंडर नॉर्मल स्कीम होने चाहिए. बिल्कुल सर, इसका मतलब इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड, बट इफ यू आर रजिस्टर्ड इन कॉम्पोजिशन स्कीम, अगेन ये चैप्टर आपके लिए यूजलेस है. ठीक है सर. इसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इस रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में दी थी. उनमें से पहली कंडीशन थी दैट पर्सन मस्ट बी हैविंग इन हिज पोसेशन इनवॉइस, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए. दैट मे बी इनवॉइस, दैट मे बी बिल ऑफ एंट्री, दैट मे बी आईएसडी इनवॉइस, इट मे बी डेबिट नोट. यस सर. फिर आपने ये भी पढ़ा था कि गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड. हालांकि उसमें एक एक्सेप्शन था, बिल टू शिप टू का केस, कि अगर मान लो आपके नाम पे बिलिंग है बट आपने शिपिंग किसी और व्यक्ति के नाम पे कराई है तो भी क्या क्रेडिट एलिजिबल माना जाता था. यस सर. फिर हमने तीसरी कंडीशन पढ़ी थी कि दैट मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, सो दैट क्या वो मेरे 2A के अंदर डिक्लेयर्ड होना चाहिए था. यस सर. लेकिन अगर मेरा सप्लायर मेरे अमाउंट को पे नहीं करता और वो 2A में नहीं शो करता तो उसको हम बोलते थे अनडिक्लेयर्ड इनवॉइसेस. और अनडिक्लेयर्ड इनवॉइसेस के अंदर रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि 20% तक की लिमिट है. हालांकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमने ना खोला था, बेयर एक्ट खोला था तो उसमें 10% आ रहा है. प्लीज़ ध्यान रखना 10% हो गया, बट आपके एग्जाम के लिए जो कि जून 2020 में है, इट इज स्टिल 20%. ठीक है सर. तो हमें 20% तक उसको रिस्ट्रिक्ट करना था. और 20% किसका, जो भी एलिजिबल क्रेडिट्स होंगे ऑन द डिक्लेयर्ड इनवॉइसेस. हाँ सर, याद आ गया. सर इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर गुड्स लॉट्स में आ रही है तो हमें क्रेडिट लास्ट लॉट पे मिलता था. हाँ सर. 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना मैंडेटरी था, हालांकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी. ठीक है सर. 16(3) में मैंने कहा था कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो और अगर उस पर कोई जीएसटी पेड है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस जीएसटी का क्रेडिट ले लेना या फिर आप उस पर डेब्ट क्लेम कर लेना. ठीक है सर. और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी पीरियड का कोई इनवॉइस है जिसका क्रेडिट लेना आप भूल चुके हो तो आप नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो. बट नेक्स्ट ईयर कब तक ले सकते हैं सर? सितंबर के महीने की जो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होगी और एनुअल रिटर्न की जो भी फाइलिंग होगी, विच एवर इज अर्लियर. बिल्कुल सर. इसके अंदर मैंने एक पॉइंट भी पढ़ाया था कि अगर डेबिट नोट से रिलेटेड
कोई क्रेडिट आपने लेना है तो उसके लिए भी डेबिट नोट के नेक्स्ट ईयर में नहीं जाना, इनवॉइस पर्टेनिंग टू दैट डेबिट नोट का नेक्स्ट ईयर देखना है, ना कि डेबिट नोट का नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, सर हमें समझ आ गया। फिर 17/5 में मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसको हमने पढ़ा था एज ब्लॉक क्रेडिट्स। हाँ सर हमें याद है। चलो, तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 17 1 2 3 4। ठीक है, समय मिलने पर रूल 42 43 वो तो जरूर करना है। इनफैक्ट समय क्या मिलना है, हाँ समय मिलने पर 18 देखेंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि आज हम 18 ना कर पाए बिकॉज 42 43 में मैं आपको बहुत सारा समय देने जा रहा हूँ आज। ठीक है सर, तो सर सेक्शन 18 की जो प्रॉब्लम्स होंगी कोई दिक्कत नहीं है, वो कल ले लेंगे। ठीक है सर, लेकिन आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ये क्या कहता है, सुनिए जरा ध्यान से। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, कहते हैं कोई भी पर्सन अगर कोई गुड्स या सर्विसेज लेता पाया गया और अगर वो उन गुड्स या सर्विसेज को कॉमनली यूज करता है, पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है ना, आपने कोई कॉमन गुड्स या सर्विसेज लिए जिन्हें पार्टली आपने यूज करा अपने बिजनेस में और पार्टली आपने यूज करा फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, तो ध्यान रखना है कि आपको क्रेडिट मिलेगा, बट क्रेडिट उतना ही मिलेगा जो एट्रीब्यूट करेगा रिलेटेड टू योर बिजनेस पर्पस। ठीक है सर, तो इसका मतलब सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 कब लगता है, जब आप कोई कॉमन गुड्स कॉमन सर्विसेज लेते हो और उनको आप यूज करते हो फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर अदर देन बिजनेस। तो 17(1) सिंपली क्या कहता है, the credit to the extent which is attributable towards business purpose shall be eligible और other purpose वाला eligible नहीं होगा। ठीक है सर, इसके बाद आएंगे 17(2) पे। 17(2) कहता है कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज आपने लिया है और जिसे आप पार्टली टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई इस्तेमाल करते हो, तो क्रेडिट जो आपको मिलता था कौन सा वाला मिलता था, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। ठीक है सर, हाँ सर याद आ गया। जीरो रेटेड अगर आपको याद हो तो हम लोग एक्सपोर्ट्स को बोलते थे। अगर आपने IGST एक्ट मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को याद होगा कि जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते थे, जीरो रेटेड। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन है फिर से आपसे, क्या सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इन ये आपके क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ओनली टू बिजनेस या फिर ओनली टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, तो कौन सा वाला पोर्शन का क्रेडिट डिनाई हो जाएगा, नॉन बिजनेस और एग्जम्प्टेड सप्लाईज का। ठीक है सर, सर बिल्कुल याद आ गया हमें, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन उठ गया कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्जम्प्टेड सप्लाई। याद रखना, वैसे तो एग्जम्प्टेड सप्लाई CGST एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है, और अगर हम उस डेफिनेशन को ध्यान से याद करते हैं तो हमने ये पढ़ा था, एग्जम्प्टेड सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जिसके अंदर हम निल रेटेड या फिर होली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 और 6 ऑफ CGST एक्ट या IGST एक्ट, या फिर ऑल्सो इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। हाँ सर हमें याद है, ये हमने पढ़ा था फॉर एग्जाम सप्लाईज। लेकिन बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 की एग्जाम सप्लाई के मीनिंग में इन्होंने इंक्लूड कर दिया इन सब को भी एज पार्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई। मतलब क्या, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 ने कहा एग्जाम सप्लाई वो तो है ही है जो आपको मालूम था एक्ट के अंदर, उसके अलावा इसमें हम इंक्लूड करेंगे, देखो किस किस को, सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM। मतलब आपने अगर कोई ऐसी सप्लाई करी है जिसमें लाइबिलिटी टू पे आप पर नहीं है, रिसिपिएंट पे आ रही है बिकॉज ऑफ RCM, इसको आप प्रिज्यूम कर लेना कि ये आपके लिए एग्जम्प्टेड सप्लाई है। याद रखना, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं है, बट 17(3) की एग्जम्प्टेड सप्लाई का अगर मीनिंग आ गया तो आपको ये चारों इंक्लूड करने हैं। सर एक बार दोबारा सुनेंगे मैंने क्या कहा।
अगर पेपर में आ जाता है डिफाइन एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो आपने एक्ट वाली लिखनी है और उसमें आपने वही बताना है, निल रेटेड, होली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 या 6, या फिर ऑल्सो इंक्लूड नॉन टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है डिफाइन एग्जम्प्टेड सप्लाई फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में जो एग्जम्प्टेड डेफिनेशन बताई गई है वो क्या है? एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब जो आपको आता था वो तो है ही है, एंड इंक्लूड करेगा 4 चीजों को, जिसमें नंबर 1 पे क्या इंक्लूड किया गया? हर वो सप्लाई जिस पर टैक्स पे किया जाएगा ऑन RCM basis by the recipient, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। इसका मतलब अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज करी है तो इसको भी, हालांकि आपको मालूम है कि ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है, बावजूद इसके क्या इन्होंने इसको एग्जाम सप्लाई में लेने का डिसीजन लिया? सर इससे क्या होगा ये मैं अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर। सेल ऑफ लैंड, याद रखना, सेल ऑफ लैंड, अगर आपने कोई लैंड बेची है तो उसको भी हम इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है सर। एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी पैरा 6, सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप बेचते पाए गए तो डेफिनेटली, वैसे तो वो शेड्यूल 3 में नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, बावजूद इसको इसको हमें एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनाना है। ठीक है सर। सर जितना हमें समझ आया वो ये था कि एग्जम्प्ट सप्लाई का मीनिंग 17(2) में जो यूज किया गया है उसका मीनिंग 17(3) में बताया गया है, और उसमें वो तो लेना ही है जो हमें मालूम था, उसके अलावा इंक्लूड करना है 4 चीजें और। सर कई बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि सर एक बात बताओ, ये भी शेड्यूल 3 में था, ये भी शेड्यूल 3 में था, क्या ऐसा तो नहीं है शेड्यूल 3 की बाकी आइटमों को भी लेना है? सर एक्सप्लेनेशन आई इसके लिए और उन्होंने क्लियर कर दिया कि शेड्यूल 3 की बाकी चीज़ों को हमने एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया, एग्जाम सप्लाई में हमने सिर्फ इन दोनों को शेड्यूल 3 से उठाया है और ये दोनों को हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड करा है। ठीक है सर। ठीक है जी। और ये डेफिनेशन मैं आज अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कम से कम 5-6 बार दोहराऊंगा, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाएगी। ठीक है सर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 17 सब सेक्शन 4, और अगर आपको याद हो तो 17(4) के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी जिसका मेन जो एंगेजमेंट है वो सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स होता है, उसको एक चॉइस दिया गया था, और वो चॉइस क्या था कि या तो वो बाकी अदर लोगों की तरह 17(2) में चला जाए और रिकॉर्ड मेंटेन करे, और जो गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाईज होगा वो ले ले, और एग्जम्प्ट वाले को वो हमें वापस पे कर दे। ठीक है ना, तो वो 17(2) लोगों की तरह फॉलो कर सकता है। लेकिन बैंकिंग कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो टैक्सेबल और बहुत सारी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होती हैं, तो उन्होंने कहा सर हमारे लिए रिकॉर्ड मेकिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमने कितना ड्यूरिंग द पीरियड टैक्सेबल सर्विसेज दिया और कितना एग्जम्प्टेड सर्विसेज दिया। तो ऐसे में उन्हें एक चॉइस दिया गया 17(4) के अंदर, और वो क्या था कि आप अवेल कर सकते हो 50% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट, यानी कि जितना भी आपका एलिजिबल क्रेडिट है उसका 50% आप अवेल कर लेना। ठीक है जी, एंड रेस्ट को आप लैप्स कर देना। ठीक है सर। लेकिन ये भी कहा गया कि ये ऑप्शन जो हम आपको दे रहे हैं, वंस एक्सरसाइज शेल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, ये जो हमने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो आप नेक्स्ट ईयर में तो चेंज कर सकते हो, बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप इसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है सर। फिर ये भी कहा गया कि ये जो प्रोविजन है 50% वाला, ये नहीं अप्लाई होगा कब? अगर टैक्स पे किया गया था ऑन सप्लाई बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर हैविंग सेम पैन। इसका मतलब अगर ये बैंक अपनी ही ब्रांचेस से कोई सप्लाई ले रहे होंगे तो इनके जो भी इनवर्ड सप्लाईज होंगी उस पर 50% का कॉन्सेप्ट नहीं लाया जाएगा। अच्छा, तो अपनी ब्रांचेस के अलावा ये कोई और सप्लाई लेंगे तो क्या इनका 50% आपने करना है? बिल्कुल सर। तो ये मैंने आपको प्रोविजंस बता दिए। मैंने पहले ही बोला कि प्रोविजंस के समझने के लिए क्या हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो सर मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूँ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे।
बट मैं फटाफट से पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब देना है। सेक्शन 17(1) में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सप्लाई गुड्स या सर्विसेज लिया गया है जिसे कॉमनली यूज किया गया फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर अदर देन बिजनेस, तो बिजनेस वाला ले लेंगे, ठीक है सर। और अगर टैक्सेबल और इंक्लूडिंग जीरो रेटेड और एग्जाम्प्टेड दोनों के लिए लिया गया तो कौन सा ले लेंगे, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड ले लेंगे, बहुत बढ़िया। और जहां पर एग्जाम्प्टेड सप्लाई का मीनिंग यहाँ पर यूज किया गया, क्या उसे डिफाइन किया गया 17(3) में, और 17(3) में कहा कि जो तुम्हें मालूम है वो तो है ही है, उसमें 4 चीजें इंक्लूड कर देना, कर दी सर। फिर इसके बाद हम गए 17(4) के अंदर, जिसमें कहा गया बैंकिंग कंपनीज को हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, और वो ऑप्शन क्या है बेटा कि अगर वो चाहें तो 17(2) में बाकी लोगों की तरह रिकॉर्ड बना सकते हैं और वो गुड्स का क्रेडिट ले सकते हैं जो एट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, और कौन सा वाला आप वापस कर देना, एग्जम्प्ट वाला। लेकिन अगर आप चाहो तो सीधा फ्लैट 50% लेकर 50% छोड़ सकते हो, वो अलग बात है। प्रोविजन ऑफ 50% नहीं लगेगा जब आप आईटीसी ले रहे होगे उन सर्विसेज का, उन गुड्स का जो आपने अपनी ही ब्रांच से ली होंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। चलिए देखिए, हमने ना यहां पर ये तो पढ़ लिया कि आप पार्टली बिजनेस और पार्टली में ये वाला लोगे, ये नहीं लोगे, और यहां पे भी मैंने बोल दिया ये लोगे ये नहीं लोगे। लेकिन अब मुद्दा ये था कि सर ये बताओ कि ये डिवीजन करेंगे कैसे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आज हम समझने जा रहे हैं, रूल 42, रूल 43। रूल 42 बेसिकली मुझे क्यों बनाया गया और 43 क्यों बनाया गया वो समझेंगे। 42 और 43 आपको ये सिखाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट कि कितना पोर्शन आपको रिवर्स करना होगा और हमें वापस पे करना होगा, ठीक है सर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपोर्शनमेंट का तरीका। तो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सिखाया गया रूल 42 और रूल 43 के अंदर। सर दो रूल्स क्यों बनाए गए, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का अगर अपोर्शनमेंट होगा तो 42 पढ़ेंगे, कैपिटल गुड्स का अगर अपोर्शनमेंट होगा तो रूल 43 पढ़ेंगे, ठीक है सर। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनपुट इनपुट सर्विसेज का पूरा डेप्थ में, इसके ऊपर कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। कैपिटल गुड्स पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ में, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा। और उसके बाद सर 42 43 पूरी जिंदगी आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है सर। फिर तो मजा आएगा, ठीक है जी, शुरू करें। हाँ जी सर, बट याद रखना जितना मैंने अभी पढ़ाया उनमें से मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूं, सर पूछ लेना। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट नाउ। 4 स्टेप्स जो मुझे आपको सिखाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल जब हम इसको करेंगे ना तो हमें कुछ स्टेप्स बनाने हैं, तो वो मैं स्टेप्स आपको सिखा रहा हूं, पहले मेरे साथ स्टेप्स लर्न करने हैं आपने। स्टेप नंबर 1 में आप चेक करेंगे आपका टोटल क्रेडिट कितना है, उसको हम बोल देंगे टी, ठीक है जी। टोटल क्रेडिट आपके पास कितना है उसको आपने क्या नाम देना है, टी, ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, अपने टोटल क्रेडिट में से T1 T2 T3 तीन माइनस करने हैं, 3 क्रेडिट माइनस करने हैं। अब सवाल ये T1 कौन है, T2 कौन है, T3 कौन है, तो वो भी देख लेते हैं। T1 बेसिकली वो क्रेडिट है जो इन रिलेशन टू दोज गुड्स दोज सर्विसेज जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस है। याद रखना, लॉ कहता है कि जो भी क्रेडिट आपने एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस किया था ना, उसको आप T1 बोल देना, वो तो आपको क्रेडिट लेजर में मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए उसको तो आप माइनस कर ही दो, ठीक है सर। टोटल में से पहले कौन सा माइनस करो, जो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस था, डन सर। T2 वो माइनस करो जो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम था, ठीक है सर, ये भी नहीं मिलता हमें। और T3 में ब्लॉक क्रेडिट माइनस करो 17.5, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में 17.5 पहले पढ़ाया था, ठीक है सर। 3 क्रेडिट्स आपने अपने टोटल में से कर देने हैं माइनस, बताओ वो कौन से 3 है जिनका क्रेडिट आपको मिलता ही नहीं है, किस किस का नहीं मिलता, जो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस, जो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्टेड, या फिर जिसका क्रेडिट ब्लॉक है, ठीक है सर। अब आपने टी में से तीनों को माइनस करने पे ना इसको नाम देना है C1,
C1 बेसिकली आ गया जो अब कहलाएगा एलिजिबल क्रेडिट। ठीक है सर, अब इसका मतलब C1 मेरा कौन हो गया, एलिजिबल क्रेडिट। ठीक है सर, अब लॉ कहता है कि तुम निकालो C2 को ये बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। ठीक है ना, कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एलिजिबल क्रेडिट में से अब आप T4 माइनस करो। हमने पूछा T4 कौन है, तो उसने कहा T4 ITC है उन गुड्स उन सर्विसेज का जिन्हें आपने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड में इस्तेमाल करा होगा। मैं रिपीट करूंगा, T4 हमारा क्या है, क्रेडिट जिसे आपने एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करा होगा फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाला क्रेडिट तो मिलना ही था, मिलना था, तो आपने पहले तीन जो माइनस करे वो कौन से थे, जो मिलने ही नहीं थे, उनको माइनस करने के बाद आ गया एलिजिबल। एलिजिबल में से आपने माइनस करा जो एक्सक्लूसिवली कहां यूज हुई है, फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। तो अब जो बच गया उसको बोलेंगे C2 कॉमन क्रेडिट। कॉमन का मतलब अब फाइनली ये वो क्रेडिट है जिसे कॉमनली इस्तेमाल किया गया होगा, एग्जम्प्टेड नॉन बिजनेस टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। ठीक है सर, इसका मतलब जब तक आप C2 पे नहीं पहुंचेंगे ना तब तक कॉमन क्रेडिट नहीं आएगा। सर ये तो मेरे को एक बात बताओ, बड़ा आसान है क्या। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल में से जो एक्सक्लूसिव्स थे ना वो सारे हटा दो। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव चार ही हो सकते थे, एक्सक्लूसिव फॉर नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिव फॉर एग्जाम्प्टेड, ब्लॉक क्रेडिट्स एंड एक्सक्लूसिव फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। चारों हटाने के बाद क्या हमारे पास फाइनली वो क्रेडिट आ जाएगा जिसको आप क्या नाम दोगे, कॉमन क्रेडिट। बिल्कुल सही। अब हमें पता लगाना है इस कॉमन में से कितना एलिजिबल है। ठीक है जी, क्योंकि कॉमन वाला जो अमाउंट होगा उसी के लिए 17(1) पढ़ा गया है। 17(1) की लैंग्वेज अगर आप ध्यान से देखोगे, उन गुड्स उन सर्विसेज की बात हो रही थी जिसे कॉमनली इस्तेमाल किया गया था दोनों में। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं उस कॉमन पे पहुंचूंगा क्या उसमें से मुझे एलिजिबल निकालना है। बिल्कुल सही है सर। तो अब उसमें से एलिजिबल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि इस कॉमन क्रेडिट में से माइनस कर दो D1 D2। ये D1 D2 वो होंगे जो या तो नॉन बिजनेस को बिलोंग करेंगे या एग्जम्प्टेड को बिलोंग करेंगे। तो जो बच जाएगा क्या वो एलिजिबल ITC आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो अब बस अगर मैं आपको D1 D2 निकालना सिखा दूं ना तो आपका रूल 42 खत्म। सच में सर, बिल्कुल, सिर्फ मुझे आपको सिखाना है D1 D2 कैसे निकालते हैं। अब वो आप सीख लीजिए। D1 जो है ना, ये बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम सप्लाई, और D2 को हम माइनस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन बिजनेस। ठीक है सर, गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉन बिजनेस के लिए ना एडहॉक बेसिस पर 5% ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो भी यहां पर नॉन बिजनेस का आपने माइनस करना है ना, वो लिख लीजिएगा, वो सिंपली 5% होगा। किसका, C2 का। इसका मतलब जितना भी तुम्हारा C2 है, जो कॉमन क्रेडिट आपने निकाला था, उसका 5% आप रिज्यूम कर लेना, दैट विल बी टेकन फॉर नॉन बिजनेस। ठीक है सर। और वही रही बात किसकी, D1 की। D1 के लिए उन्होंने कहा प्रोराटा निकाल लो। कैसे, उन्होंने कहा ये जो कॉमन क्रेडिट है डेफिनेटली वो टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड क्या दोनों के लिए है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, नीचे टोटल लिख देते हैं टर्नओवर और इनटू कर देते हैं एग्जम्प्टेड टर्नओवर। तो क्या हमारे पास प्रोराटा बेसिस पर क्या एग्जम्प्टेड वाले का निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो वो जो एग्जम्प्टेड वाले का प्रोराटा बेसिस पे निकलेगा, क्या उसको हम D1 नाम दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन सर ध्यान रखना, जब मैं यहां पर एग्जम्प्टेड लूंगा तो क्या एग्जम्प्टेड का मीनिंग सेक्शन 17(3) वाला अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। एक बार मेरे साथ दोबारा पढ़ेंगे स्टेप नंबर 1। ठीक है, दोबारा पढ़ना है आपने मेरे साथ। चलिए, कौन बताएगा स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा। सर स्टेप नंबर 1 में ना हमने पहले टोटल क्रेडिट लेना है, उसमें से माइनस करना है T1 T2 T3 जो कि या तो प्योरली एग्जम्प्टेड या प्योरली नॉन बिजनेस या प्योरली ब्लॉक क्रेडिट्स होंगे। हमारे पास आ जाएगा सर C1।
C1 बेसिकली वो अमाउंट होगा जो हम कह सकते हैं कि यस ये एलिजिबल है। हालांकि इस एलिजिबल में से जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड है वो आप माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन क्रेडिट। कॉमन में से अब हमें माइनस करने हैं दो ऐसे क्रेडिट जो प्रोराटा बेसिस पर हम कैलकुलेट करके क्या हम रिमेनिंग को एलिजिबल मान लेंगे, बिल्कुल। और D1 और D2 यहाँ पे क्या है, D1 बिलोंग करेगा एग्जम्प्टेड के लिए जो कि प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट होगा, और D2 को एडॉक बेसिस पर क्या 5% इन्होंने फिक्स कर दिया कि हम मान लेंगे कि टोटल क्रेडिट का 5% जो है क्या वो रिलेट करेगा किसको, फॉर दिस वन योर नॉन बिजनेस को। ठीक है सर, डन। तो अब जो फाइनली निकल कर आएगा वो एलिजिबल क्रेडिट आ जाएगा, और जितना आपने टोटल लिया हुआ था बैलेंस इन एलिजिबल को मैं आपकी लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगा। कैसे, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो हम इसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं रूल 42 की। तो जब तक आपको नहीं समझ आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको रूल 42 के ऊपर बड़े सारे एग्जाम्पल दूं। ठीक है सर, आइए देखते हैं जरा। पहले इजी दूंगा फिर धीरे धीरे टफ करेंगे। ठीक है जी, लिख लीजिए रूल 42। और जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और हर चीज में कुछ नया मैं आपको सिखाऊंगा, वो आपने साथ साथ नोट करना है। ठीक है सर, कहता है एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड सप्लाईज। ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड दिया हुआ है 55 लाख, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई दिया हुआ है 10 लाख, एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है 100 lakhs। ठीक है सर, डिटेल ऑफ आईटीसी हमें दिया हुआ है, टोटल आईटीसी यानी कि टी दिया हुआ है, सीजीएसटी इतना, एसजी इतना, आईजी इतना। इसमें से क्रेडिट जो इनपुट का फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज यानी कि नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्टेड एंड इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 17(5), क्या हम इसको T1 T2 T3 बोल सकते हैं। ठीक है सर, और फिर बोला गया क्रेडिट फॉर इनपुट इनपुट सर्विसेज जो कि यूज किया गया फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, वो इतना था। ठीक है सर, आपको ये बताना है कि कितना क्रेडिट एलिजिबल होगा और कितना अमाउंट ऐसा है जो आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। याद रखना, रिवर्स कितना करूंगा मैं, जो D1 D2 वाला होगा। ठीक है सर, एक बार आराम से पढ़ेंगे। स्टेप्स मेरे याद करने हैं। सबसे पहले चेक करो टी क्या है मेरा। सो टी है मेरा टोटल क्रेडिट, तो ये मेरे टोटल क्रेडिट्स हैं जिसमें ये सारे इंक्लूडेड थे। ठीक है सर, तो अब देखो मेरा प्रोसेस क्या था। टी में से माइनस करो T1 जो कि पर्सनल वाले थे, T2 जो एग्जम्प्टेड वाले थे, T3 जो ब्लॉक थे। ठीक है सर, अब बस इतना बता दो, क्या ये C1 आ गया जिसको मैंने ये बोला था कि ये कहीं ना कहीं एलिजिबल क्रेडिट्स में जा सकता है। ठीक है सर, लेकिन उसमें से आप माइनस करो T4 जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड में इस्तेमाल हुआ। सर T4 वो यहाँ पे लिखा हुआ है 63 23 ये हमारे पास आ गया C2। बिल्कुल सही है सर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि C2 में से माइनस करना है D1 D2। बस अगर मैं आपको D1 D2 निकालना सिखा दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। D2 के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी मेरा C2 था क्या उसका 5% एडहॉक ले लो। ठीक है सर, और D1 के लिए मैंने आपसे कहा था क्या हमें प्रोराटा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, प्रोराटा का मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, C2 इंटू E/F। बस ये मेरा फॉर्मूला है। सर C2 कौन है यहाँ पर? सर C2 जो है वो मेरा कॉमन क्रेडिट है, F मेरी टोटल टर्नओवर है, और E मेरा एग्जम्प्टेड टर्नओवर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। तो अब मुझे बस ये पता लगाना है कि मेरी एग्जम्प्टेड और टोटल टर्नओवर कितनी है, क्योंकि C2 तो मेरा निकला ही हुआ है। जिसको E और F निकालना आ गया क्या उसके लिए क्वेश्चन खत्म है। बिल्कुल सही सर। अब जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपने जवाब देना है। यहां पर आप लिख दीजिए टैक्सेबल, यहां लिख दीजिए एग्जम्प्टेड। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब जैसे मैं पूछूंगा आपने जवाब देना, देखते हैं कौन बताएगा।
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड 55 लाख। बताओ ये कहां लिखूं मैं? सर ये तो टैक्सेबल में ही लिखोगे आप। वेरी गुड। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड 55। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई 10 लाख। डेफिनेटली सर कोई बात ही नहीं है, ये आप यहां लिख दो। बहुत बढ़िया। अब आपकी टेस्टिंग है। सेल ऑफ सिक्योरिटी 100 लैक्स, ये कहां पर आएगा? सर आपने 17/4 ना 17/3 जब पढ़ाया था तो आपने बोला था कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज अगर होगा तो वो वैल्यू एग्जम्प्टेड में जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग या जिन सप्लाईज पर आरसीएम लगा है, क्या ये सब एग्जम्प्टेड में जाएंगे? हाँ सर आपने बताया था। तो क्या मैं इसको एग्जम्प्ट में लेके जाऊं? बिल्कुल सर। लेकिन अब यहां पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, वो सुन लेना। रूल 45 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या कि जब जब हमें सिक्योरिटीज के सेल पर वैल्यू लेनी हो इन एग्जम्प्टेड, तो हमेशा वैल्यू कितनी लेनी है? 1% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका मतलब उसमें सर्विस का कंपोनेंट कितना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कितना लेना है बेटा? 1% लेना है ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये ध्यान रखना, ये रूल 45 कहता है। तो रूल 45 कहता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सेल ऑफ सिक्योरिटी एग्जम्प्टेड में लेना है, लेकिन जितने का वो सेल हुआ था उसका 1% आपने लेना है वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड। अगर ऐसा है तो सेल ऑफ सिक्योरिटी कहने को हुई थी 100 लाख, परंतु उसका 1% 1 लाख वैल्यू में आएगा, पूरा 100 लाख नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है आपने। और ये कहाँ लिखा है? रूल 45 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में लिखा हुआ है। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि ये 55 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा और टोटल टर्नओवर 66 हो जाएगा। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। अच्छा, तो सर अब फॉर्मूला क्या बना देखो। 7500 इंटू, सर दोनों का सम 66 टोटल टर्नओवर इंटू एग्जम्प्टेड की टर्नओवर 11। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1250। सर ये भी 7,500 है, तो इसका भी आंसर 1250। लेकिन इसका आप कैलकुलेट करो, 12,600 इंटू 11 लाख अपॉन 66 लाख। आंसर जब निकालोगे 2100 आएगा, जो कि यहां पर आ गया। ठीक है जी। इसका मतलब ये D1 और ये D2, क्या ये एक तरह से एलिजिबल नहीं है? तो अब हमें क्या करना है? टोटल क्रेडिट में से इन दोनों का सम क्या हमें रिवर्स करना है? बिल्कुल सही। तो अगर पेपर में आ जाता है बताओ कितना अमाउंट हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ क्या D1 और D2 क्या ये मेरी रिवर्सल करके लाइबिलिटी बना दिए जाएंगे? बिल्कुल। पहले क्रेडिट सारा ले लेना, फिर उसके बाद क्या D1 D2 को वापस ऐड कर देना अपनी लाइबिलिटी में। ये है हमारा अल्टीमेट लॉ। रूल 42 हमारा इस तरह से पढ़ा जाएगा। अभी क्वेश्चन में और भी कराऊंगा, एक बार जरा माइंड मेकअप दोबारा कर लेते हैं। टी इज माई टोटल क्रेडिट, ठीक है सर। T1 T2 T3 ये मेरे कौन है? सर नॉन बिजनेस एग्जाम्प्टेड 17/5, ठीक है। फिर आएगा C1, C1 में से माइनस क्या करो? T4, T4 कौन है सर? T4 वो क्रेडिट है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड है, तो आ जाएगा C2। C2 में से अब हमें चेक करना है कि फाइनली कितना हमें मिलेगा, कितना हमें रिवर्स करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? C3 इज इक्वल टू C2 में से माइनस करो D1 D2। D2 माइनस होता है नॉन बिजनेस के लिए, जो कि फ्लैट 5% ऑफ C2 होगा। और D1 के लिए क्या हमें प्रोराटा करना होगा, ठीक है सर। और प्रोराटा करते समय क्या हमें E अपॉन एफ करना है, ठीक है सर। और E कौन है? वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। F कौन है? टोटल सप्लाई की, टोटल टर्नओवर की वैल्यू। टोटल का मतलब एग्जाम्प्टेड टैक्सेबल दोनों, ठीक है सर। और अब एग्जाम्प्टेड सप्लाई का मीनिंग क्या है? क्या हमें 17/3 से उठाना था? क्या उसमें ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज भी लेना था? लेकिन रूल 45 कहता है जितने का ये बिकेगा क्या उसका 1% ही आपको लेना होगा, ठीक है सर। आई होप सो क्लियर टू ऑल। तो प्लीज आप इसको नोट करिए।
फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो नोट करने में आप टाइम लगाओगे, इसकी ना फोटो ले लो बेटा। आज आपको रूल 42 43 से प्यार हो जाएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और इस रूल से आप कभी डरोगे नहीं आज के बाद, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। तो अच्छा, मैं आपको ना एक बारी चाहता हूं कि मैं आपको ना वो दिखा भी दूं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जब भी लेनी हो वो 1% लेनी होती है। ठीक है, एक बारी मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो, ये हमारा रूल है 45। ठीक है, और इस रूल 45 के नीचे ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, देखो जरा। फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड सप्लाई एज रेफर टू इन सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17, हम सेक्शन 17(3) की बात कर रहे थे। लैंड एंड बिल्डिंग की जब भी वैल्यू की बात की जाएगी, वो ली जाएगी जो कि अडॉप्टेड है फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर भी याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपने वो वैल्यू नहीं लेनी जितने की वो बिकी, आपने वो वैल्यू लेनी है जिस वैल्यू को अडॉप्ट किया जाता है फॉर स्टैम्प ड्यूटी। इसका मतलब सर आप SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल। और दूसरा, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी टेकन एज, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर वो सिक्योरिटी बिकी है लेट से 10 लाख रुपए में, तो आपने वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई निकालते समय 10 लाख नहीं लेना, उसका 1% लेना है। ये रूल 45 में क्लियर लिखा हुआ है और साफ लिखा हुआ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई एज रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17 की ही बात हो रही है। ठीक है जी, यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, ये हमें अच्छे से समझ आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, तो आइए जरा अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ हमें पूरा समझ आ गया। इसमें नया क्या पढ़ा आपने? सर हमने ये पढ़ा कि D1 निकालते समय हमें प्रोराटा करना है। प्रोराटा के लिए हमें वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड चाहिए होगी। एग्जम्प्टेड का मतलब 17(3) होता है। 17(3) में जो 3 हमें मालूम थे वो तो है ही है, 4 इंक्लूड होंगे। उन 4 के अंदर जब मैं इंक्लूड करूंगा, तो एक तो मैं उन सप्लाईज को लूंगा जिन पे RCM लगा हुआ है, जिन पर लाइबिलिटी मुझ पर थी नहीं, मेरे रिसिपिएंट पे थी, वो मेरे लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। सेल ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन सेल ऑफ सिक्योरिटी की मैं वैल्यू लूंगा 1% ऑफ द सेल प्राइस। ठीक है सर। और लैंड एंड बिल्डिंग जब मैं लूंगा तो लैंड की मुझे वही वाली वैल्यू लेनी है जो असेस्ड है फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस। सर बहुत बढ़िया, समझ आ गया सर। चलो जी, अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन। ठीक है, आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन करने के बाद आपको और अच्छा लगेगा। इसमें मैं आपको एक नई चीज और बताऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी सर बताओ। देखो, एक्स लिमिटेड, a registered person supplying taxable as well as exempted goods, provide following details। दोनों काम कर रहा था। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 1750, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स 5.5, वैल्यू ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स वेयर कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट 2 लाख, कुल मिलाकर आ गया 25। और आप सबको मालूम है कि वैल्यू ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये एक एग्जाम्ड सर्विस है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। इसके अलावा उसने हमें बताया कि हमें टोटल क्रेडिट जो हमारे पास पड़ा हुआ है इनपुट इनपुट सर्विसेज का, वो ये है। हमारा एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम्प्टेड भी दिया हुआ है, नॉन बिजनेस भी दिया हुआ है, और टैक्सेबल भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें ब्लॉक नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब T3 नहीं है इसमें, चलेगा सर। क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है ये, मैं फटाफट से आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, इसमें भी एक नया पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसको भी क्रॉस चेक कराऊंगा। ठीक है सर। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, टी ले लेना है। बताओ टी कौन है? टोटल क्रेडिट। सर ठीक है,
अब इसमें से माइनस करना है T1 T2 T3। हाँ सर, एग्जम्प्ट, नॉन बिजनेस और ब्लॉक क्रेडिट। अब इसमें दो तो हैं, ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, तो चलो दो ही माइनस करो, ब्लॉक क्रेडिट छोड़ देते हैं। तो ये कौन आ गया? C1। C1 में से माइनस क्या करना है? T4। T4 कौन है? वो क्रेडिट जो एक्सक्लूसिवली उन गुड्स से रिलेटेड है जिसे आपने इस्तेमाल करा, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। सर ये भी ले लिया मैंने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपके पास C2। ठीक है सर, अब आपको याद आ गया कि C2 में से माइनस करो D1 D2 तो क्या C3 आ जाएगा। अब D1 और D2 निकालना, बस काम खत्म। सर D2 तो बड़ा आसान है, नॉन बिजनेस के लिए 5% एडॉक है। सर इसका 5% ले लिया। अरे वाह सर, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। सर अब D1 पे मग्ज मारी है, और वो भी कैसे है? D1 का फॉर्मूला क्या है? सर D1 का फॉर्मूला है C2 इंटू ई अपॉन एफ। बिल्कुल सही। C2 कितना है मेरा? 46,980 इंटू ई बाई एफ। अब ई बाई एफ के लिए क्या मुझे एग्जम्प्टेड और टोटल टर्नओवर चाहिए? सर मैं निकाल दूं, तुम निकाल दो। सर देखो, सर देखो मैं बताता हूं, बताओ। सर देखो, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 17.5 लाख टैक्सेबल में आएगा। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 17.5 आएगा यहाँ पे। और सर एग्जम्प्ट में 5.5 खुद ही लिख दिया उसने, ठीक है। और सर मुझे तो मालूम ही है क्या, वैल्यू ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट तो एग्जम्प्ट होती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है सर, यही करोगे आप। अब सुनो, अब फिर एक पंगा। क्या पंगा है आप समझ चुके हो। साफ लिख दिया उन्होंने कि जब आप ये रूल अप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं करोगे वैल्यू ऑफ दैट सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स वेयर कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट्स। ओहो अच्छा, मतलब एग्जाम सप्लाई में ये सप्लाई नहीं आएगी? नहीं आएगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखो। वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई it shall not include value of exempt service by way of extending deposits where consideration is in the form of interest or discount। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 2 लाख यहाँ नहीं आएगा। हाँ जी सर, ना ये इधर आएगा ना टैक्सेबल में आएगा। ठीक है, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ये 17.5 होगा, ये 5.5 होगा, और कुल मिलाकर 23 होगा। सर बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो अब कैसे निकालूंगा सर? ये देखो, टोटल टर्नओवर 23 लाख, एग्जम्प्टेड 5.5, सॉल्व कर लिया 11,234। तो 11,234 यहाँ, 11,234 यहाँ। अब आप मुझे बताओ इन एलिजिबल जो रिवर्स करना पड़ेगा वो कौन है? D1 D2। एलिजिबल अगर पूछूंगा तो C2 माइनस D2 इज द एलिजिबल वन, और D1 D2 इज जो मुझे रिवर्स करने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? यानी कि जिन क्रेडिट्स को गवर्नमेंट कह रही है मुझे वापस करो, वो कौन है? D1 D2। तो C2 में से D1 D2 माइनस कर दो, क्या रेस्ट आपका अवेल हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। चलो, अच्छा सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये कहाँ लिखा है ये भी टेस्ट करा दो आप, कि सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स जो होती है वो एग्जाम सप्लाई में नहीं आती। ये तो मुझे मालूम था आप पूछोगे, तो लीजिए, ये मैंने निकाला है रूल 43, और रूल 43 में आपने पढ़नी है एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है, पढ़ो जरा मेरे साथ। फॉर द पर्पसेज ऑफ रूल 42 एंड दिस रूल, क्योंकि आप 43 में हो, 42 और 43 दोनों के लिए ये क्लैरिफाई किया जाता है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल एक्सक्लूड। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में आप एक्सक्लूड कर देना किसको? क्या देखो जरा,
value of services by the way of accepting deposits, extending loans, advances, so far as the consideration is represented by the way of interest or discount. ठीक है जी. Except in case of banking companies, financial institution including NBFCs engaged in the supplying. मतलब इनको छोड़कर, बैंक्स को छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी तरह का कोई भी डिपॉजिट या लोन्स वगैरह दिया है, ठीक है, और उसके लिए उसको ब्याज मिला है या उसको कोई डिस्काउंटिंग हुई है, तो वो उसकी वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में नहीं आएगा. सर आराम से पढ़ लीजिए, ये भी लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी. इसका मतलब अगर हम बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन कर रहे होते तो उनके लिए क्या अगर वो लोन्स वगैरह दे रहे हैं और उनको ब्याज आ रही है तो क्या वो एग्जाम सप्लाई में आएगा. बिल्कुल सही. और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप भी लोन दे रहे हो और आपको ब्याज आ रही है तो याद रखना आपके लिए लॉ ने क्लियर कर दिया कि आपके लिए ये एग्जाम सर्विसेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब आप एग्जाम सर्विस की वैल्यू निकालोगे. ठीक है सर, समझ आ गया सर. और देखो जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, हमने क्या लिखा था कि ये आदमी कोई बैंक नहीं था. ये कौन था? सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स. ओके सर, समझ आ गया सर. दो चीजें आपने बड़ी अच्छी बता दी, अच्छे से समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, ठीक है सर. सर अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराने जा रहा हूं जो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन होगा और उसके बाद हम सीधा ही कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे. ठीक है सर, भयंकर क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, भयंकर वाला क्वेश्चन. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिमाग खराब हो जाए इसमें. अच्छा जी, करें शुरू? चलो स्टार्ट करते हैं. सर ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूं, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि प्लीज आप बड़े ध्यान से करिएगा एंड फोटो मेरे साथ साथ खींच लो, लेकिन बिल्कुल हिलना नहीं है आपने, जहां हिले क्वेश्चन गया. अच्छा ठीक है सर, ध्यान से पढ़ेंगे हम. कहता है एक फर्म रजिस्टर्ड विद जीएसटी, मैन्युफैक्चरर ऑफ ए बी सी, और बी जो है ना वो आरसीएम में कवर है और उसका जो टैक्स जो पेबल है ना वो रिसिपिएंट के द्वारा पेबल है. ठीक है ना, ए बी सी, जिसमें से बी जो है वो आरसीएम में कवर्ड है. ठीक है सर, ठीक है. और 17(3) अगर ढंग से पढ़ा हो तो वो सप्लाई जो आरसीएम में कवर्ड है क्या वो आपके लिए एग्जम्प्टेड की तरह ट्रीट होती है? हाँ सर, बताया था आपने. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है. तो जब मैं वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई लगाऊंगा तो टर्नओवर ऑफ बी जो है वो एग्जाम सप्लाई में जाएगी, ना कि टैक्सेबल में. हाँ सर, ठीक है. चले आगे. ठीक है, फर्म ने आपको डाटा दिया है, वो कहते हैं कि ए का हमने माल बेचा 14 लाख, बी का 6, सी का 10. ये हमारी टर्नओवर दी हुई है ड्यूरिंग द पीरियड. हमने ए भी बेचा, बी भी बेचा, सी, और ये सारी जो फिगर्स है ना ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है बेटा. ठीक है, हमने ना ए को एक्सपोर्ट भी करा है ऑन पेमेंट 2.5 लाख रुपए, और हमने सी को भी एक्सपोर्ट करा है विदाउट पेमेंट. आपको याद होगा एक्सपोर्ट जीएसटी में दो तरीके होते हैं, एक अंडर बॉन्ड एलयूटी साइन करके विदाउट पेमेंट, और एक ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाद में रिफंड ले लेना. तो वो कह रहे हैं कि ए को इन्होंने एक्सपोर्ट करा है ऑन पेमेंट और सी को विदाउट पेमेंट, तो ये दोनों की टर्नओवर दी हुई है. ठीक है ना, तो बेसिकली ये सारी टर्नओवर है बेटा. और याद रखना एक्सपोर्ट्स अंडर बॉन्ड हो, एलयूटी हो या ऑन पेमेंट हो, दोनों कहलाएंगे हमेशा कौन? जीरो रेटेड. ठीक है सर, ठीक है सर. क्वेश्चन बहुत धांसू होने वाला है बेटा. मैंने पहले ही बोला कि आज जो मैं कराऊंगा आप अपनी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, बट मैं चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कर जाएं. हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा उसने बिल्डिंग भी बेची है 1,20,00,000, उसको ब्याज भी मिला है अपने फिक्स डिपॉजिट पे, उसने शेयर बेचे हैं 25 लाख के. यहां तक उसकी सारी टर्नओवर दी हुई है. ठीक है सर, अब आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई आपको बड़ा इजी करके दे रहा था, लेकिन अब मैंने क्या करा, थोड़ा ज्यादा फिगर्स दे दिए, तो टैक्सेबल और एग्जाम निकालते समय थोड़ा सा आपको प्रेशर लेना पड़ेगा. हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया. अब आ जाते हैं इनपुट सर्विसेज.
ये कहता है कि हमने ना कुछ लीगल सर्विसेज ली थी फॉर प्रोडक्ट ए, जिस पर आरसीएम लगा हुआ था। मतलब हमने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है, ठीक है ना, और इसका टैक्स हमें ही पे करना है अंडर आरसीएम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ना कोई कॉमन इनपुट भी लिए हुए हैं जिसका टैक्स 35 लाख हमने इनपुट का और 15 लाख हमने इनपुट सर्विसेज का पे करा है। सर इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्टिंग क्या है, नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। गुड्स का रेट उन्होंने दे दिया 12 और सर्विसेज का 18। मेरे साथ आपने पहले ध्यान से समझना है। सर अभी तक हम क्या मेहनत करते थे, याद करो। हमें दिया होता था टोटल टैक्स क्रेडिट, उसमें से माइनस करते थे T1 T2 T3। हाँ सर। फिर हमारे पास आ जाता था C1। हाँ सर। फिर C1 में से हम माइनस कर देते थे जो प्योरली बिलोंग करता था T4। हाँ सर। फिर हमारे पास C2 आता था जिसको हम कॉमन करें। सर मजेदार बात क्या है कि इसके अंदर सीधा ही C2 गिवन है। हाँ सर, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से देखना। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं कि मेरे पास क्रेडिट्स कौन से आएंगे। गुड्स 35 लाख का माल खरीदा 12%, ये क्रेडिट आएगा। 15 लाख का माल 18%, ये क्रेडिट आएगा। लीगल सर्विसेज ऑल्दो मैं टैक्स खुद ही पे करूंगा बट क्रेडिट तो आएगा ही ना। हाँ सर, आप पे करोगे लेकिन क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो क्या टोटल क्रेडिट मेरे पास 753 आएगा। बिल्कुल सर। अब 753 में से ये टी हो गया मेरा। हाँ सर। अब आप मुझे बता दो, T1 T2 T3 है ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या C1 ही T1 बनेगा, क्योंकि ना तो एग्जम्प्टेड है नॉन बिजनेस है, ना एग्जम्प्टेड है ना नॉन बिजनेस है। क्योंकि आपको मैंने सीधा ही क्या दे दिया, कॉमन दे दिया ना। मैंने बोल दिया कि ये सारा क्रेडिट किसका है, कॉमन, और ये वाला क्रेडिट किसका है, ए का। हाँ सर। और ए क्या था, टैक्सेबल। चेक करो, ए कौन था, टैक्सेबल। सी भी कौन था, टैक्सेबल। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। सवाल ये है कि टोटल क्रेडिट 753 है, राइट। और हमें बताया ही नहीं गया कि इसमें से कितना एग्जम्प्टेड, कितना नॉन बिजनेस और कितना ब्लॉक है। तो जब बताया ही नहीं गया तो मैं ये मान के चलूंगा सारा ही C1 हो गया। ठीक है। और C1 में से जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था फॉर टैक्सेबल वो T4 होता है। ठीक है, माइनस कर दिया। तो क्या मेरे पास माइनस करके जो आएगा 6,90,000, क्या वो C2 कॉमन क्रेडिट आ गया। ठीक है सर। अब मैंने आपको सिंपली क्या बोला, जब मेरे पास C2 आ जाता है तो क्या मुझे C3 निकालना होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2 माइनस D1 माइनस D2। हाँ सर, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में D2 नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे जिक्र ही नहीं किया गया नॉन बिजनेस का। तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारा का सारा माल या तो टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड में यूज हुआ है, नॉन बिजनेस कुछ भी नहीं था। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना, हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो बिजनेस, नॉन बिजनेस, मतलब उसमें कुछ बिजनेस था कुछ नॉन बिजनेस था। सर मेरे को एक बार दोबारा क्लियर करोगे, आओ मैं दिखा देता हूं। देखो, यहां पे लिखा था कुछ क्रेडिट यूज फॉर पर्सनल, तो कहीं ना कहीं नॉन बिजनेस वर्ड आ रहा था। हाँ सर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें हमने मान के चला कि कॉमनली भी कुछ क्रेडिट क्या बिजनेस नॉन बिजनेस में यूज हो रहा होगा, इसलिए D2 आया। ठीक है सर। फिर मैंने अगला क्वेश्चन कराया आपको, ये वाला। इसमें भी देखो नॉन बिजनेस वर्ड आया था। हाँ सर। अच्छा, मतलब सर अगर क्वेश्चन में नॉन बिजनेस का जिक्र ही नहीं हो रहा तो फिर जबरदस्ती आपको D2 क्रिएट नहीं करना। ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ D1 माइनस करना है मुझे। अब D1 कैसे निकलेगा वो आपको मालूम है, C2 इंटू ई अपॉन एफ। ठीक है सर। बस अब मेरी मेहनत क्या है, सिर्फ E और F निकालना है, और ये तो तुम ही कर दोगे, करोगे, कर देंगे सर। आ जाओ, जैसे जैसे पूछूंगा बताना। A की टर्नओवर टैक्सेबल, B आरसीएम में कवर्ड था, एग्जम्प्टेड, C डेफिनेटली टैक्सेबल।
तो ए और सी टैक्सेबल, बी एग्जम्प्टेड में क्यों गया? बिकॉज ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, हर वो सप्लाई जिस पर आरसीएम लगा हुआ है क्या इटको इंक्लूड करेंगे आप एग्जम्प्टेड में, इसीलिए मैंने यहां ले लिया। ठीक है सर। एक्सपोर्ट ऑफ ए 2.5, एक्सपोर्ट ऑफ सी, ये जीरो रेटेड है ना, तो मैंने क्या कहा था, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, तो एक्सपोर्ट्स भी यहीं पे आएगा। डन सर। सेल ऑफ बिल्डिंग सर एग्जम्प्टेड में जाएगा, हम मान के चल रहे हैं यही एसडीवी है। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी, अभी मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शेल नॉट इंक्लूड क्या, वैल्यू ऑफ एग्जाम सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही है सर। और ये मैंने लिखा है ना एक्सप्लेनेशन टू रूल 43 में के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही है। सेल ऑफ सिक्योरिटी, कहने को 25 लाख की हुई थी बट वैल्यू कितनी लेंगे आप, 25 लाख का 1%। सर मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। तो इसको मैंने जोड़ा तो ये वैल्यू ऑफ एग्जाम्ट आ गई, इसको मैंने जोड़ा तो क्या ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड आ गई। ठीक है सर। सर दोनों को जोड़ दो तो क्या ये एफ आ गया। ओहो सर यार मजा आ गया ये तो मुझे बताओ क्या करूं। सर एफ आपने निकाल दिया टोटल, ई भी आपको मालूम है इंटू 690, सर ये जो भी आएगा क्या ये D1 आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर ही लोगे, हो जाएगा। ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी टोटल लाइबिलिटी बताओ, अब उसको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, निकाल ले, आ जाओ सर। 14 लाख गुड्स का 12%, बी पे तो उसको पे ही नहीं करना क्योंकि आरसीएम लगा हुआ है। 10 लाख का 12% एक 20, 2.5 लाख एक्सपोर्ट का भी क्योंकि ये वाला एक्सपोर्ट पेमेंट पे था और ये अंडर बॉन्ड था, तो इसका तो एक बार ही तो निकालोगे ही ना, 12% 30,000, तो ये तीनों उसको पे करने हैं बिल्कुल। तो आराम आराम से देखना, ये मैंने कैसे निकाला, 168, 12 एक 20 और 30, ये आ जाएगा तुम्हारा 30, 1.5, 318, 318। और जो आपने इनवर्ट सप्लाई ली थी क्या उसका भी आरसीएम पे करना है 63, तो 381 आपको पे करना है। और आपके पास क्रेडिट कितना है वो भी देख लेते हैं। 63 आरसीएम वाला जो प्योरली यूज हो रहा था ए में, वो तो क्रेडिट पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर। और कॉमन क्रेडिट का जो कॉमन क्रेडिट था बेसिकली वो 690 था ना। हाँ सर। तो 690 में से D1 माइनस करेंगे, तो D1 मैंने सॉल्व करा ही दिया है, उसको सॉल्व करके आएगा 157,747, ये लेस करने के बाद यहां बचेगा जो एलिजिबल होगा। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया 154,747, ये दोनों को प्लस करो, इतना मेरे पास क्रेडिट अल्टीमेटली बचेगा और ये मेरी लाइबिलिटी। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। सर अगर आप मेरे तीनों क्वेश्चन को देख लो तो रूल 42 का क्रक्स बहुत आसान है। देखो शुरू करते हैं। रूल 42 इनपुट सर्विसेज जो कि कॉमनली यूज फॉर बिजनेस नॉन बिजनेस, कॉमनली यूज फॉर टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड, तो उस केस में कैसे करते हैं बस हम ये सीख रहे हैं। ठीक है। अगर तो वो चारों में है, बिजनेस नॉन बिजनेस टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड, तो फिर D1 D2 दोनों आएंगे। और अगर वो खाली बिजनेस टैक्सेबल और एग्जाम्प्टेड में है तो खाली D1 आएगा, D2 नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस को जबरदस्ती नहीं घुसाना आप नॉन बिजनेस को। ठीक है सर, समझ आ गया। फॉर्मूला क्या है, T इज द टोटल क्रेडिट माइनस T1 T2 T3। T1 स्टैंड्स फॉर, सर T1 स्टैंड्स फॉर क्रेडिट जो कि रिलेशन टू दोज गुड्स विच आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर, कम ऑन, एग्जाम्प्टेड, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर नॉन बिजनेस और ब्लॉक क्रेडिट्स। C1 आएगा, C1 में से माइनस करेंगे T4, फिर आ जाएगा C2, C2 में से माइनस करेंगे D1 D2। D2 हमेशा नहीं करना, अगर नॉन बिजनेस का जिक्र होगा तो ही हम मान के चलेंगे कि कुछ कॉमन नॉन बिजनेस में था, या क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि कॉमनली फॉर नॉन बिजनेस था। अच्छा आपने यहाँ पर भी ना एक चीज पढ़नी है, मैंने D2 क्यों नहीं लिया उसका एक रीजन भी था। यहाँ पे लाइन थी कॉमन इनपुट फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड, ये मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड। तो हम ये मान के चल रहे थे कि ये कॉमन सिर्फ टैक्सेबल और एग्जाम्प्टेड का है, इसमें नॉन बिजनेस है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने D2 को यहां पर इग्नोर करा। हाँ अगर ये लिख देता कॉमन क्रेडिट फॉर टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड एंड नॉन बिजनेस, तो क्या मैं D1 D2 दोनों ले लेता। ठीक है सर, अब पूरा क्लियर है सर। ठीक है ना। और दो स्पेशल बातें क्या याद रखनी है, सेल ऑफ सिक्योरिटी आएगा बट टोटल सेल का 1% आएगा। बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स अगर सर्विसेज दे रहे हो तो वो आना ही नहीं है एग्जाम्प्ट वैल्यू के अंदर।
लैंड और बिल्डिंग के लिए हमेशा वो वैल्यू लेनी है विच इज अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी। बहुत बढ़िया सर। सर अब मैं जा रहा हूं रूल 43 पे, जो कि हमें सिखाएगा कैपिटल गुड्स का रिवर्सल। ठीक है सर। अब कैपिटल गुड्स का रिवर्सल कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है जी। और कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सल हम पढ़ेंगे ना बेटा, उसके लिए आपने पहले मेरे साथ एक एक करके स्टेप्स बनाने हैं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वो भी पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है सर। देखो, ए स्टैंड्स फॉर आपका टोटल टैक्स कितना है, टीसी स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट ऑफ ए। यहां पे ए का मतलब है आपका क्रेडिट रिलेटेड टू वन कैपिटल गुड्स। मान लो आपके पास तीन कैपिटल गुड्स हैं, 1 2 3, तीनों का एग्रीगेट क्या टीसी हो जाएगा। ठीक है सर। फिर आपने क्या करना है, उसको ना डिवाइड बाय 60 करना है। ठीक है ना, आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 60। यहाँ पे डिवाइड बाय 60 से मेरा क्या मतलब है, आप सबको याद है कि हम एक कैपिटल गुड्स की 5 ईयर वैल्यू लेते हैं। हाँ सर। और 5 साल में 60 महीने होते हैं। हाँ सर। तो क्या ये मंथली आ जाएगा। ठीक है। तो जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, अगर मैं उन सब का मंथली प्लस कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल क्रेडिट पर मंथ का। ठीक है। उस पीरियड के अंदर टोटल क्रेडिट फॉर 1 मंथ। और फिर आपने क्या करना है, रिलेटेड टू एग्जम्प्टेड निकालना है, जिसे आपको रिवर्स करना होगा। वो कैसे, सर टोटल क्रेडिट फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ इनटू ई बाय एफ। सर ई कौन है, एग्जम्प्टेड, एफ कौन है, टोटल। समझ आपको तभी आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। स्टेप्स मैं अभी आपको सिखा दूंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लर्न हो जाएगा सब कुछ। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करें, आ जाओ फिर। कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, करें बेटा स्टार्ट। बिल्कुल सर, शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा था टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स। प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 20 लाख, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग टैक्स है। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख। ठीक है सर। डिटेल ऑफ कैपिटल गुड्स आपको वो दे रहा है। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर एग्जम्प्टेड, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर टैक्सेबल, एंड कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस। सर मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिलना ही नहीं है। सर जो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड में है, नॉट एलिजिबल। जो पूरी तरह से नॉन बिजनेस में है, नॉट एलिजिबल। तो अल्टीमेटली आपको मिलना कौन सा है, सर हमें मिलना है सिर्फ टैक्सेबल वाला। तो ये 90 तो आपको इन तीनों में से मिल ही जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है सर। अब वो कह रहा है डिटेल ऑफ सम कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड। सही मायने में रूल 43 क्या इसके लिए ही बना है। हाँ सर। तो ऊपर वाले तीन में तो हमें पता चल गया कि तीन में से एक मिलेगा, बाकी मिलने ही नहीं है। ठीक है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि ये तीन कैपिटल गुड्स जो थे, इनमें से किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। तो ये बस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बड़ा आराम आराम से चेक करना है। ठीक है सर, चेक करेंगे सर। करें शुरू। चलो, क्या करना है आपने, मेरे पास ए बी सी तीन कैपिटल गुड्स थे। ठीक है। लॉ क्या कह रहा है, पहले लॉ को समझ लेते हैं। लॉ कह रहा है कि मुझे हर उस कैपिटल गुड का मंथली क्रेडिट निकाल दो जो उस महीने के ओपनिंग में है और जिसे कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा था दोनों में। भले ही वो कैपिटल गुड्स कभी भी खरीदे गए हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर वो उस मंथ में हैं और उनका पर मंथ क्रेडिट अभी भी आ रहा है, तो प्लीज आप उसको मेरे को निकाल के दे दो। तो मैं जैसे पूछूंगा उसका जवाब देना। ये हमने 2019 में खरीदा था, ये अप्रैल 2019 में, ये अगस्त 2019 में, मैं खड़ा हूं अगस्त 2019 में। मेरा क्वेश्चन है, इनमें से किसी भी कैपिटल गुड्स के अभी तक 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, राइट। हाँ सर। तो जब तक इनके कैपिटल गुड्स के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या इन सब का पर मंथ क्रेडिट उस पीरियड का मुझे निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे निकलेगा, अब सुनिए।
ये हमने परचेज करा था 8 जनवरी 2019। अच्छा, ये ना मैंने CGSG कंबाइन कर दिया बेटा, ठीक है ना, सेंट्रल और स्टेट सबका मैंने कंबाइन करके लिख दिया, हालांकि सेपरेट लिखा होगा, मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है सर, मतलब आधा आधा कर देना, हो जाएगा वो, ठीक है। ये मैंने अप्रैल में खरीदा था, ये मैंने अगस्त में खरीदा था, ठीक है सर। अब आप सोच के बताओ, अगर ये तीनों मैंने जब भी खरीदे थे, इनमें से किसी के अभी 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाला क्रेडिट डेफिनेटली मैंने जनवरी में पूरा ले लिया था, ये मैंने अप्रैल में ले लिया था, और ये मैं अगस्त में ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अब लॉ कहता है क्रेडिट तो तू ले ले, यानी कि अभी हम कौन से महीने का निकाल रहे हैं, अगस्त का, तो जो अगस्त में आपने खरीदा है ना, क्रेडिट तो आप ले ही लो इसका। ये मैंने क्या किया देखो, 4140 4140 यहां लिख दिया। क्यों लिखा सर? क्योंकि इसका क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि ये वाला कब ले लिया होगा, जनवरी में, ये कब ले लिया होगा, अप्रैल में, और ये अभी अगस्त का महीना है और अगस्त में ये खरीदा है, तो इसका क्रेडिट मैंने अगस्त में बुक कर लिया। और ये 45 कहां से आया सर? जो पीछे 90 था, 90 मतलब 45 45। अच्छा, तो आपने पहले लिख दिया कि ये क्रेडिट मैंने ले लिए, ठीक है। बट अब इन तीनों का ना कुछ पोर्शन हमें वापस करना है, हर महीने कुछ ना कुछ वापस करना है। अच्छा, मतलब आप सर क्या कह रहे हो, मैं आपको बताता हूं। आप ये कह रहे हो कि जो एक्सक्लूसिव फॉर टैक्सेबल था वो तो ले ही लो, उसके तो कोई बात ही नहीं है, और जो कॉमन था करंट मंथ का वो भी पहले ले लो, ठीक है। फिर उसमें से कुछ वापस करना है, सिर्फ उसी का वापस करना है या उन कैपिटल गुड्स का भी वापस करना है जो विद इन 5 ईयर खरीदे गए थे और उनका भी क्रेडिट आपने पूरा लिया हुआ था, क्या हर महीने उनका भी रिवर्स करना है? हाँ सर, समझ गया सर। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका 50,400 डिवाइड बाय 60, CG और SG, ऐसी सबका मैंने डिवाइड बाय 60 कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मंथली ऑफ A, मंथली ऑफ B, मंथली ऑफ C निकल आएगा? हाँ सर, निकल आएगा। देखो, 840 840 384 684, मैं रिपीट करूंगा, ये कब तक निकलेगा? क्या अब अगला महीना आएगा जैसे सितंबर, तो फिर से ये सेम फिगर्स आएंगी? हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कब तक आती रहेंगी? जब तक इन एसेट्स के 5 साल पूरे नहीं हो जाते। क्या हर महीने इनका ये अमाउंट लेके क्या कुछ रिवर्स करते रहना है? ठीक है सर, समझ आ गया। तो अब आप मुझे बताओ, इन सबको आप कर दो टोटल, तो इसको नाम दे दिया TR। अब मैं खाली ना CG वाला पोर्शन करके दिखा रहा हूँ, सेम SG का रिपीट करना है, ठीक है सर। तो आप मुझे बताओ, ये सारे मंथली क्रेडिट्स उन कैपिटल गुड्स को बिलोंग कर रहे हैं जो अगस्त के महीने में थे और जिनका क्रेडिट आपने या तो अगस्त में या पहले कभी ले लिया था, ठीक है सर। तो ये आ गया मेरे पास 1908, ठीक है। अब लॉ कहता है कि इस कॉमन क्रेडिट में से आप एग्जम्प्ट वाला रिवर्स कर दो। कैसे? 1908 अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू एग्जम्प्टेड। अरे सर, ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में टोटल टर्नओवर कितनी है? 30। एग्जम्प्टेड कितनी है? 10। इनटू 10/30, तो क्या 636 सेंट्रल वाला रिवर्स कर दो और 636 स्टेट वाला रिवर्स कर दो। ओ भाई साहब, 636 ही आएगा ना भाई, कैलकुलेशन कर लेना यार, जो भी आएगा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है ना, आप चेक कर लेना। क्रेडिट सारा ले लो और उसके बाद जो भी आया क्या वो रिवर्स कर दो। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे करना है फटाफट से देखते हैं। हर वो कैपिटल गुड जो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर था, क्या उसका मंथली निकाल लो और उसका मंथली सम करके प्रोराटा बेसिस पर रिवर्स कर दो। अच्छा, तो सर एक बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप बता दो प्लीज। मान लो अगले महीने कोई कैपिटल गुड्स नहीं आए, आए ही नहीं कोई कैपिटल, ठीक है। तो अगले महीने मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास नया क्रेडिट तो नहीं आया कैपिटल गुड्स का, लेकिन क्या सितंबर में मुझे रिवर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। कौन कौन से वाला? हर वो कैपिटल गुड्स का जिसके 5 साल पूरे नहीं हुए। इसका मतलब क्या ए वाला रिवर्सल सितंबर में भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा, अक्टूबर में भी होगा, हाँ, नवंबर में भी, हाँ। सर अगर मान लो नवंबर में एक कैपिटल गुड्स डी और आ जाता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या होगा। तो नवंबर में जो कैपिटल गुड डी आएगा, पहले तो उसका पूरा ले लेना, हाँ, तो फिर डी का भी और ए बी सी का भी क्या ऐसे ही रिवर्स करते रहना। अच्छा, अब समझ आया सर ये क्या कहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है हमारा रूल 43, जो बेसिकली सिंप्लीफाइड वे में कह रहा है
कि हर वो कैपिटल गुड जो उस टैक्स पीरियड के अंदर हैं, क्या उसका मंथली अमाउंट ऑफ क्रेडिट निकालो और उसका एग्रीगेट करके क्या प्रोराटा बेसिस पर आप रिवर्स कर दो। सर समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा और वो मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, जो कि आया था 7 मार्क्स का सीए फाइनल के अंदर मई 2018 में। और ये क्वेश्चन सर बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें बहुत तामझाम हुआ है, इसमें और भी बहुत सारी गेमें खेली गई हैं, तो दिमाग पूरा खोल के बैठना पड़ेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन सीए फाइनल में आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, एज इट इज रिपीट हो जाए आपके पेपर के अंदर। ठीक है सर, आइए सर शुरू करते हैं सीए फाइनल 7 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बेस्ड था रूल 43 पर। ठीक है जी, करें स्टार्ट। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, तैयार सर, बिल्कुल तैयार है। कहता है हमारे पास एक कैपिटल गुड ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कहता है कैपिटल गुड ए जो था ना सर, ये 12,000 रुपए का जीएसटी इस पर था, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस था, काट दो। ठीक है। कैपिटल गुड्स बी था, जिसकी वैल्यू 24,000 जीएसटी थी और एक्सक्लूसिवली फॉर जीरो रिलेटेड था, सर ले लो। इसका मतलब इन तीनों में से सिर्फ इसका मिलेगा फिलहाल, सर 24 मिल जाएगा। ठीक है। कैपिटल गुड सी जो था 60,000 का था सर, फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड था। तो मैंने क्या कहा था, ले लो, लेकिन इसका क्या मंथली बेसिस पर प्रोराटा करके क्या रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ सर, आपने यही कहा था। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है रिवर्स अभी तक किसका होगा। देखो ये तो मिलना ही नहीं है, ये मिलेगा अनकंडीशनल, और ये मिलेगा तो सही, लेकिन क्या सब्जेक्ट टू रिवर्सल। और रिवर्सल कितना होगा वो आपको मालूम है क्या, इसका पहले मंथली निकाल कर क्या प्रोराटा करना है। हाँ सर, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां बजने वाली है बैंड। अब बैंड बजने वाली है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अब सेक्शन 18 और सेक्शन 17 रूल 43 मिक्स होने वाले हैं। ओहो अच्छा जी, तो ध्यान से सुनना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, वी आर रेडी, आ जाओ फिर आप। कहता है एक कैपिटल गुड डी था, जो कि जब खरीदा गया था उसका जीएसटी था 120, वो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था फॉर 6 मंथ फॉर एग्जाम्प्टेड। यानी कि वो 6 महीने पहले खरीदा था हमने, और उसे एक्सक्लूसिवली हम यूज कर रहे थे फॉर एग्जाम्प्टेड के लिए। ठीक है सर, लेकिन अब उसका पर्पस चेंज हो गया है और वो यूज होगा बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड। ओहो, इसका मतलब सर ये भी कॉमन में आ रहा है अब। हाँ जी, ये भी कॉमन में जा रहा है। अब क्या करोगे, क्योंकि जब ये एग्जाम्प्टेड था 6 महीने पहले जब आपने खरीदा था तब ये एग्जाम्प्टेड था, तो आपने क्रेडिट लिया ही नहीं होगा। हाँ सर, और जब लिया नहीं होगा और अगर मैं आज बोलूं रिवर्स कर दो तो क्या ये गलत हो जाएगा। सही कह रहे हो सर। तो मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या करना चाहिए। सर मैं बताऊं, बताओ। सर मेरे हिसाब से ना क्या करना चाहिए था, कि ये जो हमने 6 महीने पहले 180 का खरीदा था, तो सर आप हमेशा बहुत बार पढ़ा चुके हो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। 2 क्वार्टर ये तब यूज हुआ जब ये प्योरली यूज हो रहा था फॉर एग्जाम्प्टेड। हाँ सर, तो सर यार सॉरी 120, तो एक काम करो ना सर, 120 में से माइनस कर दो 5% के हिसाब से फॉर 2 क्वार्टर्स, क्योंकि 6 महीने आप कह रहे हो ना। हाँ, तो सर उतना क्रेडिट पहले आप अवेल कर लो, फिर जितना आप अवेल करोगे उसको डिवाइड बाय 60 करके क्या प्रोराटा करके वापस कर देना। बहुत बढ़िया, और यही लॉ ने कहा। अब लॉ ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। लॉ ने कहा अगर कोई ऐसा कैपिटल गुड था जो पहले प्योर एग्जम्प्टेड में था और अब कॉमन में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका भी क्रेडिट आपको लेना है, लेकिन 5% पर क्वार्टर लेस करके। सर इसका मतलब 120, मैं यहां पे वर्किंग दिखा रहा हूं, माइनस 5% इंटू 2 इंटू 120, यानी कि 1/20 का
5% पर क्वार्टर के हिसाब से 2 क्वार्टर का इसमें से कर देना लेस, यानी कि 12,000। तो ये आएगा 1,08,000। लॉ बोलेगा कि कैपिटल गुड्स डी का ना 1,08,000 का क्रेडिट आप ले लो, ले तो लो, लेकिन क्योंकि ये कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसको भी फिर डिवाइड बाय 60 करके क्या प्रोराटा करके वापस भी कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितना मैंने पढ़ाया, 3 मैंने पढ़ा दिए, ए बी सी डी 4 पढ़ा दिए ना, चारों को दिखा रहा हूं कैसे। कैपिटल गुड्स ए मिलेगा ही नहीं, कैपिटल गुड्स बी बिल्कुल मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स सी मिल तो जाएगा, लेकिन क्या बाद में डिवाइड बाय 60 करके क्या हमें उसका टीएम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कैपिटल डी जो कि पहले प्योर एग्जम्प्टेड था और अब क्या वो एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल में आ रहा है, तो क्या इसका मिल तो जाएगा, लेकिन क्या पहले वो 2 क्वार्टर का लेस करके मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जितना मिलेगा क्या उसका भी फिर डिवाइड बाय 60 करके क्या टीएम में रिवर्सल जाएगा। याद रखना, हर कॉमन का टीएम निकलता है, ये याद रख लो। और फिर उस टीएम का जोड़ टीआर कहलाता है, और फिर टीआर का प्रोराटा बेसिस पर टीई क्या हमें रिवर्स करना पड़ता है। सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजा आ गया सर। देखो आपने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। कैपिटल गुड्स जो प्योरली एग्जम्प्टेड में होंगे लेना ही नहीं है, प्योरली नॉन बिजनेस होंगे लेना ही नहीं है, जो ऐसे होंगे जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर योर बिजनेस एज वेल एज एग्जम्प्टेड, उनका ले लो, बट फिर उनका टीएम भी निकालना, बस ध्यान रखो। बहुत बढ़िया। और सारे टीएम निकल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, टीआर, और टीआर का प्रोराटा कहलाएगा टीई, जो मुझे रिवर्स करना होगा। सर बिल्कुल मजा आ गया सर, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बताओ सर आगे। सर अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, कैपिटल गुड ई, उसके बाद मेरा क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल खत्म सर, क्लास भी खत्म है, इसलिए पेशेंस लूज नहीं करनी, ध्यान से देखना है। कैपिटल गुड ई समझना है आपने। कैपिटल गुड ई पे हमने 180 का क्रेडिट था, ये एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था फ्रॉम लास्ट 3 ईयर फॉर टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा ठीक है सर, और अब ये चेंज हो गया है बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड में। क्वेश्चन सोचना जरा, अगर ये पिछले 3 साल से टैक्सेबल में इस्तेमाल हो रहा था, तो क्रेडिट तो ये पहले से लिया ही हुआ था हमने, तो इसका मतलब इसका क्रेडिट नहीं लेना आपने। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रेडिट नहीं लूंगा मैं इसका। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 3 साल पहले जब हमने खरीदा था प्योर टैक्सेबल के लिए, क्या क्रेडिट 3 साल पहले ले चुका था मैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि आज इसका यूज बदलने जा रहा है, कॉमन यूज करने जा रहे हैं हम टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड, तो क्या इसका अब से टीएम निकलेगा। हाँ सर बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा आप बता दो। सर वेरी इजी सर, 180 डिवाइड बाय 60 कर देंगे। 180 नहीं करेंगे, 180 तो 3 साल पहले था ना, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से पहले उसका करंट क्रेडिट निकाल लो। अच्छा ठीक है सर, क्या करेंगे देखो, 180 में से माइनस करेंगे 180 एट द रेट ऑफ 5% इंटू 12। 12 क्यों किया सर आपने, 5% पर क्वार्टर, साल में हो गया 4 क्वार्टर, 3 साल में 12 क्वार्टर, तो ये 72,000 हम मान के चल रहे हैं। आउट ऑफ 180, 1,08,000 का क्रेडिट तो आप यूज कर चुके हो, 72,000 का जो क्रेडिट है ना, वो अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बट एक साथ नहीं करना पड़ेगा, क्या प्रोराटा बेसिस पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर, एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए क्या कहा है मैंने। बस इतना याद रखना कि ये 2 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरी बुक खोलोगे ना, तो ये दोनों पॉइंट टेबल में दिए हुए हैं, बट आपको समझ नहीं आए थे, अब आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। देखो वो क्या कहता है, अगर कोई कैपिटल गुड्स पहले एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड था अब कॉमन में आ रहा है, या कोई कैपिटल गुड जो पहले टैक्सेबल में था अब कॉमन में आ रहा है, तो दोनों का प्रोविजन समझ लो क्या है। दोनों का ही हमें एक काम करना है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से पहले लेस करके आज तक लेकर आओ, फिर डिवाइड बाय 60 उसका टीएम निकाल दो, आगे आपको पता है। ठीक है सर, बस इतना याद रखो कि जो प्योरली एग्जम्प्टेड में था, तो उसका क्रेडिट उस समय तो नहीं लिया था, क्या 5% पर क्वार्टर लेस करके क्या उसका क्रेडिट आज आप ले लो, लेकिन फिर उसका कुछ रिवर्स कर देना। ठीक है, और ये वाला क्रेडिट तो आप पहले ले चुके हो, तो दोबारा तो दूंगा नहीं मैं। हाँ, इसमें सिर्फ वर्किंग रिवर्सल की होगी। अच्छा ठीक है सर, इसमें लेना भी है और रिवर्सल भी है,
इसमें लेना नहीं है लेकिन रिवर्सल है। रीजन समझ आ गया ना क्यों? मैं रिपीट करूंगा, इसमें लेना भी है क्योंकि प्योर एग्जम्प्टेड में था तो आपने पहले लिया नहीं था, तो पहले लो फिर रिवर्स करो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था, पहले आप पूरा ले चुके हो तो डेफिनेटली ये दोबारा तो नहीं मिल सकता, बट हाँ क्या इसका प्रोराटा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखो मैंने क्या किया, ये 60 कॉमन था, इसका डिवाइड बाय 60 करा, 1,08,000 का डिवाइड बाय 60 करा, और ये 72,000 का डिवाइड बाय 60 करा। क्या ये तीनों को जोड़ के क्या टीआर आ गया? बिल्कुल सही है, टीआर इनटू एग्जम्प्टेड अपॉन टैक्सेबल। सर एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल इन्होंने पेपर में दिया हुआ था, एग्जम्प्टेड भी और टैक्सेबल भी, तो क्या ये हमने करके 2,000 हमें रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई एम वेरी श्योर रूल 42 43 इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा मुझे, आई विल ट्राई, बिकॉज कल भी हमारी आईटीसी की क्लास है। इन केस ऑफ एनीथिंग जो आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट प्रॉब्लम, और उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको जाते जाते देना चाहूंगा, आई वॉन्ट उसको आप प्लीज जरूर सॉल्व करेंगे, मुझे लगेगा कि वाकई में ही आपको ये समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। देखेंगे जरा, हमारा ये कैपिटल गुड था जिस पर हमने ऑलरेडी टैक्स पे करा हुआ था 2 लाख रुपए, ये CGSG मिला के बता रहा हूं मैं, जिसे मैंने खरीदा था लेट्स से 1 अप्रैल 2018 में, जिसे हम शुरू से ही कॉमनली इस्तेमाल कर रहे थे फॉर टैक्सेबल एज वेल एज फॉर एग्जम्प्टेड, ठीक है। बस आपने मुझे ये बताना है, आपने जो वर्किंग करनी है ना वो करनी है आपने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। बस आपने बताना है कि कितना रिवर्स करना पड़ेगा। ये कैपिटल गुड नंबर 1 है जो कॉमन यूज हो रहा था, कैपिटल गुड नंबर 2 जिसका टैक्स पेड था 3 लाख, और इसको हमने खरीदा था सपोज करो 10 अक्टूबर 2018 में, और ये भी कॉमनली इस्तेमाल हो रहा था। कैपिटल गुड्स नंबर 3 था जिसके ऊपर टैक्स पेड 5 लाख था, जो हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2019 में, ये भी कॉमनली यूज हो रहा था। और एक कैपिटल गुड है जिसके ऊपर टैक्स पेड 10 लाख है, जो अभी अभी हमने खरीदा है, जो कि 10 अक्टूबर को ही खरीदा था 2019 में, कॉमनली इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आपने क्या बताना है मैं आपको बता देता हूँ, आपने बताना है कि अक्टूबर में क्रेडिट कितना अवेल कर सकता हूँ और उसमें से कितना मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अक्टूबर में कितना अवेल होगा और कितना रिवर्स होगा ये आपने मुझे बताना है, आई एम वेरी श्योर आप बता दोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, अच्छा मैं जो इलस्ट्रेशंस मैंने कराई हैं, जब तक ना समझ आए अच्छे से, कीप ऑन रिवाइजिंग दिस क्लास अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू, रूल 42 43 इसको बार बार देखो, कोई भी डाउट आती है कम टू मी, कमेंट बॉक्स पे लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।